अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। और हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब। आज मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम मेक श्योर करेंगे कि हम आज की क्लास में एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे लिए इस साल इम्पोर्टेंट भी है, और उसको 3 से 4 क्लासेस लगेंगी, आप उसे तकरीबन क्वेश्चन तक ले आएंगे। हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा अपना रजिस्टर्ड और अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने पास रखिए। आई होप मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है क्लास में जो ये कह रहा हो सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ क्लियर आ रही है। रमीशा आवाज़ आ रही है। अब्दुल्ला अम्माद आवाज़ आ रही है। अम्माद बेटा जल्दी करो, बोलो यस। चलें जी, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है सर, वो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमारी कॉस्टिंग का लास्ट टॉपिक सर, हम टॉपिक टॉपिक का नाम है सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना सर वो पढ़ने जा रहे हैं, और ये अहम भी है और इस साल के लिए इम्पोर्टेंट भी है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक और नाम, अच्छा ये पहला लेक्चर है ना, तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें जो बात की जा रही है वो पूरे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अप्लाई होगी। हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक इसका बेस लाइन है। आप ये बात समझने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या चीज होती है सर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है सर फुल कॉस्टिंग सिस्टम। मैंने लिखा सर ये आपके लिए फुल कॉस्टिंग सिस्टम होगा। इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये होगा कि सर ये आपकी फुल कॉस्ट कवर करेगी। सर तो पहले हमने जो मार्जिनल पढ़ा है, अब्दुल्ला बेसिकली तुम ये छोड़ सकते हो क्लास में, तुम्हारे लिए AQ में ये A2 में आएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। तुम जितना भी यहाँ पढ़ लोगे नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए काम आ जाएगा। जल्दी आओ बेटा खिजर, जल्दी आओ जल्दी आओ। सर तो हमने लिखा सर कि ये हमारे लिए क्या है सर, ये हमारे लिए फुल कॉस्टिंग सिस्टम है। रिपीट कर रहा हूँ, फुल कॉस्टिंग सिस्टम में और फुल कॉस्टिंग सिस्टम नहीं होने में क्या फर्क है? एक है फुल कॉस्टिंग सिस्टम, एक है वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम। वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम है, सही। और ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये फुल कॉस्टिंग सिस्टम है। आप एक यूनिट की पूरी फुल कॉस्ट निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब ये जो मैं अब आपसे बोलने जा रहा हूं सुने। अभी तक जो पिछला वाला आपका टॉपिक अभी जो आप पढ़ रहे थे, या जो आपने टॉपिक पढ़ा है, उसमें आपने, मैं एक बार लिख के आपको दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे तो पता है हम किस बात को डिफरेंशिएट कर रहे थे? हम हमेशा डिफरेंशिएट इस बात को करते थे, अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो साइड में कर दो, वेरिएबल कॉस्ट है तो साइड में कर दो। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती है खिजर? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और वेरिएबल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सब पूरी वेरिएबल कॉस्ट एक तरफ। लेकिन जब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम दूसरी साइड की बात करते हैं तो हम हमेशा उसमें ये कहते हैं कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट के बाद दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास क्या आएगा? दूसरा हमारे पास आएगा सर इसके अंदर फिक्स कॉस्ट। तो जब हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है सर? फिर से बोलिए क्या मिलता है सर? हमें प्रॉफिट। है ना सही? मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में जरा फिर से बताइएगा। अब आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या सर? मुझे जवाब दीजिए। क्या सर वेरिएबल कॉस्ट, क्या सर वेरिएबल कॉस्ट, फिर से देखें बोर्ड देखें, क्या सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है? जवाब दें हाँ या ना। यस सर। क्या वेरिएबल कॉस्ट टोटल में होती है सर? यस सर होती है। होती है ना सर? ये दोनों दोनों ही होते हैं तो। लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में होती थी मार्जिनल में? नो। मार्जिनल में पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट नहीं होती। लेकिन क्या टोटल में होती थी सर? यस सर। अब सुने, लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना तो ये सारे फलसफे होंगे। जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो ये भी आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट पे भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? यानी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट नहीं होता, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट पे पर यूनिट होता है। आ गई मेरी बात समझ में? ये बस छोटी सी बात बेस लाइन, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो सर फिर ये बताइए, अगर मार्जिनल इन दो हिस्सों में डिवाइड है फातिमा, किसमें डिवाइड है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी किसी तरह दो हिस्सों में डिवाइड होगा, है बिल्कुल। जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे तो सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। मैंने यहां लिखा कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हमेशा सबसे पहले जाजिब, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिवाइड होता है सर, आप सारी कॉस्ट किसकी? सारी कॉस्ट प्रोडक्शन की एक तरफ कर देते हैं, और सारी कॉस्ट आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक तरफ कर देते हैं।
सर फिर से बोलें बेटा, प्रोडक्शन की चाहे वो कॉस्ट क्या हो, प्रोडक्शन की चाहे वो कॉस्ट आपके लिए क्या हो, फिर से मैं यहां लिख रहा हूं, क्या वो आपके लिए वेरिएबल या चाहे वो आपके लिए क्या हो सर फिक्स्ड, लेकिन वो एक तरफ हो जाएगी, वो है प्रोडक्शन की। लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी तो दो कॉस्ट होंगी, एक क्या होगी सर आपके लिए, एक होगी सर आपके लिए वेरिएबल और दूसरी क्या होगी सर आपके लिए, दूसरी होगी सर आपके लिए फिक्स्ड। इसको भी दो को अलग अलग कर लें। आ गई मेरी बात समझ में सर आपको? अभी सिर्फ हम बेस क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे कोई फलसफा पढ़ेंगे। फिर से बोलो, मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, सारी वेरिएबल कॉस्ट एक तरफ और सारी की सारी फिक्स कॉस्ट एक तरफ। इसमें ये नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, सारी प्रोडक्शन की कॉस्ट एक तरफ और सारी की सारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ। अब सुने गुड न्यूज, गुड न्यूज ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ना स्ट्रक्चर आपने पहले ही पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहां लिखिएगा जहां आपने एरो बनाया ना, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एडवांटेज क्या होता होगा मार्जिनल? वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ, दोनों में फर्क है, दोनों की एप्लीकेशन में फर्क है, वही बता रहा हूँ, पहले सुनते जाओ। सबसे पहले तो बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए ये सुनो सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूं चलती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स में से आप क्या माइनस करते हैं सर, कॉग्स। जवाब दें, जब सेल्स में से कॉग्स माइनस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना सर। मार्जिनल में तो ऐसा नहीं हो रहा था, मार्जिनल में क्या हो रहा था, सेल्स में से क्या माइनस कर रहे थे, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिल रहा था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ नहीं हुआ ऐसा, यहाँ जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ आ गया। अब फैस सुनो, जो फैस सवाल पूछ रहा है मैं उसका भी जवाब देते जा रहा हूँ साथ साथ। तो सर दोनों में फर्क क्या है, जवाब दीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग से आपने चार काम किए थे, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग से आपने चार काम किए थे, याद है आपको चार काम? वेरी गुड, पहला बताओ, पहला ये सबसे आखिर में किया, एक किया आपने ब्रेक इवन निकाला है, दूसरा काम आपने क्या किया है सर, आपने स्पेशल ऑर्डर निकाला है, तीसरा आपने मेक एंड बाय किया है। मैंने यहाँ लिखा सर मेक एंड बाय वाली आपने एक कंडीशन बनाई है, या तो बनाऊं या तो खरीद के बेचूं। लास्ट आपने क्या काम किया आपके कोर्स में, लास्ट काम आपके कोर्स में क्या है सर, लास्ट काम है आपके कोर्स में सर लिमिटिंग फैक्टर। आ गई बात समझ में? ये चार फंक्शंस थे आपके किसके, ये चार डिसीजन मेकिंग्स थी आपकी किसकी, मार्जिनल कॉस्टिंग की। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में गुड न्यूज है सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सिर्फ एक यूज है, ये चार यूज आपने लिखे, स्पेशल ऑर्डर, मेक एंड बाय और सर लिमिटिंग फैक्टर्स, और फिर सर क्या आ गया, ब्रेक इवन। लेकिन सर यहां देखें, इसमें ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सिर्फ एक यूज है, एक यूजेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक ही यूज है सर पूरे कोर्स में, वो समझे सर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आपके कोर्स में सिर्फ एक यूज है, वन वन, and the use is to calculate what, to calculate the selling price of the product। बहुत ही कोई of a product सर, सबसे जरूरी फंक्शन तो एब्जॉर्प्शन के पास है। आपको सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है कौन बताएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कैलकुलेट या सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मेरा एक छोटा सा सवाल है खिजर, मेरा एक छोटा सा सवाल है जैन, मेरा एक छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है बहुत, सुनो सुहेल। सर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, जवाब दें, सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडेड होता है? हाँ। सेल्स में जवाब दीजिए, बाकी के तमाम एक्सपेंसेस इंक्लूड होते होंगे? यस। तो सेल्स में सर जवाब दीजिए, क्या प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है? यस। सेल्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें ये सब कुछ क्या होता है, इंक्लूडेड। तो मैं ये कहूंगा आपसे सर, यहाँ पे मैंने आके लिखा सर, आप इसको यहाँ लिखेंगे कि ये सब का सब इसके अंदर क्या होता है सर, इंक्लूडेड, लिख लें। क्यों लिख रहा हूं ये मैं आपको भी बताता हूं। फिर से ध्यान से सुन के मेरी बात को अप्लाई कीजिएगा, फिर से देखिए सर क्वेश्चन में, जहां मैं अब दोबारा से जा रहा हूं, मेरी बात को फिर से सुने। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस चीज पे बेस करता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेस करता है खजर प्रोडक्शन पर और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर, सारी प्रोडक्शन की कॉस्ट एक तरफ। तो अब सर मैं आपको एक ओ लेवल्स की बात बता रहा हूं, जिन्होंने ओ लेवल्स नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल ना घबराएं, उन्हीं के लिए बता रहा हूं जिन्होंने ओ लेवल्स नहीं पढ़ा।
अगर आपने ओ लेवल्स में ये पढ़ा होता तो मैं शायद इसको बोलते हुए निकल जाता, लेकिन चूंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ओ लेवल्स नहीं पढ़ा होता तो उनको जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, उनके लिए ये बात मैं जरा शुरू से लिख रहा हूँ, सुनिएगा। सर मैंने मेंशन किया, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं सर, सबसे पहले मैं आपको लिखवा रहा हूं सर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक चीज होती है सर, उसका नाम होता है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये क्या होती है, अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखें पहले तो ये एक छोटा सा बॉक्स बनाएं, और छोटा छोटा बॉक्स बनाइएगा, ज्यादा बड़ा बड़ा बॉक्स मत बनाइएगा। एक इस साइज का बॉक्स बनाइए डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर मैं फर्स्ट करें आपसे थोड़ा सा और इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ सर अगर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आप इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर दें, ऐड। तो कोई बंदा मुझे जवाब देगा सर अगर मैंने डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर दिया सर, ऐड। तो जवाब दें सर मुझे, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करने की वजह से मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे मिलेगा सर इसके अंदर से सर कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर मुझे ये मिलेगा, राइट हो गया। सर जवाब दें अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें से मिल जाएगा, तो अब अगर मैं इसके अंदर गौर से देखिएगा, अब अगर मैं इसके अंदर सेलिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर ऐड कर दूं, अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूं सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, गौर से देखते जाइए मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर मैं इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर दूं, और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर सर जवाब दीजिए अगर मैं इसके अंदर प्रॉफिट को भी ऐड कर दूं, सवाल का जवाब दीजिए, सेलिंग प्राइस बन गई। मैंने कहा मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर दिया, आपस में ऐड, और प्लस कर दिया मैंने उसके अंदर प्रॉफिट। जवाब दीजिए, सेलिंग प्राइस बन गई। यस, कैसे बन गई सर, सर इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं सेल्स इक्वल्स टू कॉग्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, सही कह रहा हूँ ना, सेल्स इसी के बराबर होता है, मैंने ये लिख दिया, लिख दो। ये पहली क्लास है ना बेटा, इसमें सब सीख के आगे बढ़ो, अगली क्लास में आपको कोई परेशानी ना हो ऐसी। कैसा वायरल है ना फातिमा, जान नहीं छोड़ रहा, इट्स हेयर, सबको है, ज्यादा से ज्यादा गायब है, सबको है, इतनी धूल है हमारे शहर में। डन सर, अब यहां से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले सर क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, यहाँ क्या मेंशन करेंगे जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपके लिए, डायरेक्ट कॉस्ट। फिर सर इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर सर इनडायरेक्ट लेबर, फिर सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मगर 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 गलती नहीं करना, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन। आ रही है ना बात समझ में, ये उस तरफ जो भी बात हो रही है वो प्रोडक्शन के लिहाज से हो रही है। याद है आपको, आपने ओ लेवल से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा है, कितने लोग ओ लेवल में अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में याद है सर, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक नाम लिखते थे, लिखूंगा आपको फौरन से याद आ जाएगा सर, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते सर आप प्राइम कॉस्ट, बिल्कुल यही है। दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नाम आप क्या लेते थे सर, उसका नाम लेते थे आप क्या सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स को आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, इक्वल्स टू क्या आता है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आप इतना मार्कअप रखेंगे कि आपका प्रॉफिट कवर हो जाए। आ रही है बात समझ में, तो इसका मतलब है आप इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देंगे सर, ऐड, प्लस आप उसके अंदर क्या कर देंगे, प्रॉफिट। तो एक्चुअली आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा सेल्स। तो सर ये तो बिल्कुल यूनिक चीज है, ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम क्या टारगेट करते थे, ब्रेक इवन, यूनिट्स कितने बनाने हैं, यहाँ नहीं कर, ये बिल्कुल अलग है। डन, लिख लिया सर। अब आ जाते हैं आगे, डन भाई, सब लोग थम्स अप। चलें अब आज की क्लास में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट पे जरा सी बात करें। मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट तो बहुत लोगों को आ गई है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जरा सर स्टेटमेंट पे बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट ये मैं बनवा क्यों रहा हूँ सर, इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि आपको ना आइडिया होगा कि वाकई में सर चीज़ें जो है ना वो देखने में ऐसी मुश्किल मुश्किल लग रही है नहीं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो ईजी गेम है क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलता जुलता है। सबसे पहले तो सर मैं आपको एक फॉर्मेट छोटा सा बना के दे रहा हूँ, बाद में इस फॉर्मेट को मैं आगे जाके एक्सटेंड कर दूंगा। सबसे पहले लिखें सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर अगर आप इन सब चीज़ों को क्या कर देंगे प्लस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सर, मैंने यहाँ के मेंशन किया, आप लिखेंगे यहाँ के, आपको मिल जाएगा सर इससे प्राइम कॉस्ट, लिख लें।
प्राइम कॉस्ट का मैं कलर चेंज कर दूं ताकि प्राइम कॉस्ट आप एज अ हेडर समझ सकें। प्राइम कॉस्ट, फिर सर आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे सर आप इसके अंदर, यहाँ देखिए फिर से पीछे आता हूँ मैं, जवाब दो मुझे फैज। प्राइम कॉस्ट को मैंने ऐड किया, तो प्राइम कॉस्ट कैसे मैंने बनाया सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबको प्लस करूंगा तो क्या आएगा, इनडायरेक्ट को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब मैं इनका एक नाम दे रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग में। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करेंगे, लिखें प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करेंगे, ऐड प्रोडक्शन करेंगे ओवरहेड्स। सर, वेरी गुड सर, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स को, ये वही है फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आप क्या कर देंगे सर, ऐड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं सर, जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस हो, लेकिन किससे रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन की कॉस्ट को एक तरफ कर दिया हमने। सर जब हम इन सबको क्या करते हैं सर, हम इन सबको जब हम प्लस कर लेते हैं, इन सबको प्लस करते हैं, तो सर हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास आती है सर कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन, डन। फिर सर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे सर आप इसके अंदर क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर जब आप इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे तो इवेंचुअली आपको उस प्रोडक्ट की या आपको आपके सिस्टम की क्या पता चल जाएगी सर, टोटल कॉस्ट। आ गई बात समझ में। तो आप फिर सर उससे क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। डन। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने ताकि आपको इस स्टेटमेंट को सही करने का या करेक्ट करने का आइडिया हो। सर सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन से स्टार्ट लेते हैं। सर मैंने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से सर मैं यहाँ पे स्टार्ट ले रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं सर। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा डीएम। डीएम की वैल्यू सर क्वेश्चन में आपके पास गिवन है सर 18,900। ये बहुत आसान है, इसमें 4-5 चीजें, इसमें एक ही काम करना है, एक ही करना है, बार बार करना है। और फिर आपके पास सर लिखते जाइए, मैं लिखता जाता हूँ। आईडीएम आ गया सर आपके पास, आईडीएम आपके पास है सर कितने का, 1500 का। आईडीएल आ गया, वैल्यू आ गई सर इसके पास आपकी कितनी सर, 4400। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गई आपके पास सर 2600। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आपके पास है सबसे पहले क्या आएगा, सेलिंग ओवरहेड्स। बल्कि अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वैल्यू तो लिखी नहीं मैंने। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वैल्यू है सर आपके पास 2100। सेलिंग ओवरहेड्स की वैल्यू सर आपके पास गिवन है 1400। एडमिन ओवरहेड्स की वैल्यू सर आपके पास गिवन है 2900। ये जो डीएम है ना, इसको चेंज करके 10,900 कर दीजिए डीएम को। डन, सबने कॉपी कर लिया। जब कॉपी कर लें तो मुझे बताइएगा। अयान, सिद्रा, सिद्रा, नबीहा। नबीहा बेटा बात समझ आ रही है, नबीहा बोलो माइक खोल के। डन, डन, जी सर आ रही है। ठीक हो गया। अब सर यहाँ तक लिख लिया सब आपने, आगे बढ़े सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखना हम्माद आगे क्या काम करना है, हम्माद सुनना जरा गौर से। सर मैंने अब इसकी ना एक स्टेटमेंट बनानी है, और कौन सी स्टेटमेंट बनानी है सर, मैंने इसकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बनानी है। हेडिंग डालें सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट। आपको मैं आज ही की क्लास में एक मसला समझाऊंगा इससे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट। सर मैंने यहाँ के मेंशन किया सर, इसके अंदर मेरे पास सर 2 कॉलम्स आ गए। सबसे पहले तो सर मैं इसके अंदर आके यहाँ पे 2 कॉलम्स यूजुअली लिखते हैं, होता एक ही कॉलम है ना, ये तो अभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले सर हम इसके अंदर क्या मेंशन करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। सर क्वेश्चन में देखिए आपके पास सर डायरेक्ट मटेरियल कितने का गिवन है, सर डायरेक्ट मटेरियल गिवन है आपके पास 10,900 का। फिर आपके पास देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर कितने की गिवन है, 23,500 की। सर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर दें, आंसर आपके पास क्या आएगा,
400 सर, ये वैल्यू आ गई। सर उसके बाद चेक करें आपके पास प्राइम कॉस्ट आए, ये क्या चीज़ है आपके लिए, इसको आप क्या बोलेंगे, इसका नाम आप क्या देंगे सर, प्राइम कॉस्ट, सही है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं है। अब जरा क्वेश्चन को देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ है आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब का सब आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उस पर आपके ओवरहेड्स खर्च होते हैं, इनको हम ओवरहेड्स बोल रहे हैं। तो सर अब आप यहाँ पे आके हेडिंग डालेंगे, ऐड करेंगे, आप इसके अंदर लिखें ऐड, आप यहाँ हेडिंग डाल देंगे सर इसके अंदर ओवरहेड्स। जोहेर मुझे ओवरहेड्स बताओ, सबसे पहले क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या आएगा इनडायरेक्ट लेबर, फिर क्या आएगा मेरे पास सर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर जवाब दीजिए, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। इनडायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कितनी गिवन है सर आपके पास, इनडायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू है 1500, इनडायरेक्ट लेबर की वैल्यू आपके पास गिवन है सर 4400 और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू गिवन है सर आपके पास 26। सर यहाँ लिखा मैंने आगे 2600, इन सारी वैल्यूज को सर प्लस कर लीजिए। नाइन फाइव डबल ज़ीरो, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लें सर, दो प्लस करेंगे तो सर आंसर आपके पास 8500 आ गया। सर 34,400 में 8500 को सर ऐड कर लीजिए। आंसर चेक कीजिए सर आपके पास क्या आ रहा है, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गलती की है मैंने, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी तो हैं 2100 के, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं, रुक जाइए कोई मसला नहीं है, सही कर लेते हैं सर इसको। सर यहाँ लिखेंगे आप आगे इसके अंदर अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कितने के अदर प्रोडक्शन ओवरहेड सर 2100 के, सर इन सबको प्लस कर लीजिए। सर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 10,600। सर सारी प्रोडक्शन की कॉस्ट को मैंने एक तरफ कर लिया है, मुझे याद आ गया क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट सारी एक तरफ हो जाएगी। सर इसका आंसर निकाल लीजिए, देखिए क्वेश्चन में इसका आंसर क्या बन रहा है। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इसकी ही आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई सर आपके पास 45,000, 45,000 कॉस्ट है जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी कॉस्ट आपके पास कितनी है सर, उसकी कॉस्ट आपके पास 45,000 है। डन। क्या ये टोटल कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपका ए पार्ट था तो कंप्लीट हुआ, सही है। अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास सर इसके अंदर आएगा इसका बी पार्ट। सर बी पार्ट की हेडिंग डालिए। बी पार्ट में फर्स्ट करें, मैं आपसे कहता हूं आपको क्या निकालना है, बी पार्ट में आपको निकालना है सर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बी पार्ट में सर आपको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग, एक स्टेटमेंट में उसने मांगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगली स्टेटमेंट में उसने मांगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बल्कि आप इसको यूं कर दें, बल्कि छोड़ें, मैं इसकी स्टेटमेंट को ही चेंज कर देता हूँ, टोटल कॉस्ट निकालने को कह रहा है वो, बस अब सही है, टोटल कॉस्ट निकालें। सर टोटल कॉस्ट सर जब आप इसकी निकालेंगे तो आपके पास सर सबसे पहले क्या आएगा, आपके पास आएगा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी निकाली है, क्वेश्चन में आ गई सर इसके पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45,000। सर जवाब दिए, इसमें आके आप ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड क्या चीज़ करनी चाहिए, क्वेश्चन में देखिए ऐड करने के लिए आपके पास सेलिंग ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स गिवन है। सेलिंग ओवरहेड्स कितने के हैं सर 1400 के, एडमिन ओवरहेड्स गिवन है 2900 के। तो यहाँ लिखा सर मैंने आके सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स का अमाउंट कितना है सर, सेलिंग ओवरहेड्स का अमाउंट कितना है 4900, और एडमिन ओवरहेड्स का अमाउंट चेक कीजिए क्वेश्चन में कितना है 1400। सर 1400 49 14 1400, और सर दूसरी वाली वैल्यू बताइए एडमिन की 2900। सर इन सबको प्लस कर लीजिए, यहाँ लिखा सर मैंने आगे 29, सबको प्लस कर लीजिए सर, आंसर आपके पास बन जाएगा सर इसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या टोटल कॉस्ट कह दें आप इसको, प्रोडक्शन हटा दें, क्या वैल्यू है 49300। सर ये इसका आंसर आ गया। डन। अभी आपको ना ये खत्म करते करते एक प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी जो मैं भी आपको बताऊंगा, निकाल लिया आंसर सर। सर फर्ज करें, फर्ज करें बिजनेस हैज प्रोड्यूस, लिखें 11 to 5 units, business has produced 11 to 5 units,
आपसे क्वेश्चन कह दे, फिर क्वेश्चन आपसे कह दे सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालिए, अगर क्वेश्चन आपको ये कह दे तो जवाब दें। अगर क्वेश्चन कह दे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालिए तो आप क्या किससे डिवाइड करेंगे सर? 1125 को किससे डिवाइड करूं मगर? 49,300 से या 45,000 से? क्या कह रहा है वो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मांग रहा है या टोटल कॉस्ट पर यूनिट मांग रहा है? वो मांग क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट या टोटल कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, तो ये है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो और ये मेरी बात समझ में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 11। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालें। सर आंसर निकालिए इसका। 40 40 40। yes sir डन। उसके बाद सर क्वेश्चन में देखें, इसके बाद आपके पास नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 में क्वेश्चन आपसे बोले टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। अब टोटल कॉस्ट इसकी कितनी है सर? 49,300। सर इसको मैंने डिवाइड कर दिया कितने के साथ? 11250 के साथ, 1125 के साथ। सर अब इसका आंसर निकाल लीजिए। 43.882 43.882, 43.83 कर देते हैं इसको। मेरा सवाल एक छोटा सा सुनिएगा जरा गौर से। सवाल सुनिए, आपको मेरी बात समझ में आएगी। लिख लिया सबने? जवाब दें सर। जो चीज़ 40 की पड़ी है अगर उसे 42 का बेच दूंगा तो लॉस हो जाएगा ना? जो चीज़ 40 की पड़ी है, मैं हाइलाइटर यूज़ करूँ इसके साथ। सर कोई चीज़ मुझे 40 की पड़ी है, मान लिया बात, उसको मैं 42 का बेच दूं तो जवाब दें मुझे क्या हो जाएगा? लॉस। तो इसका मतलब है मुझे 40 के ऊपर इतना परसेंटेज रख के बेचना है कि सर मेरा 43 कवर हो जाए। और ये बात समझ में है? यानी अगर फर्ज करो मैं इसके ऊपर 40 के ऊपर 10% रख के बेचता हूँ तो 44 का बेचूंगा, 44 में तो ये कुछ भी कवर नहीं होगा। और ये बात समझ में? इसका मतलब है कम से कम भी मैं उसे 25% रख के बेचूं तो मैं इसको 50 का बेचूंगा। जब मैं इसको 50 का बेचूंगा तो मेरी ये कॉस्ट कवर हो रही है। और ये बात समझ में? यानी कहने की बात ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे जब आप मार्कअप लगाएंगे तो इतना मार्कअप लगाएंगे कि आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी कवर हो जाए साथ में। और ये बात समझ में? आप सेलिंग प्राइस इतनी रखते हैं कि आपकी दोनों कॉस्ट कवर हो रही हो। जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कवर हो ही रही हो, साथ साथ सर आपकी टोटल कॉस्ट भी कवर हो रही है। इसका मतलब सर ये है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू COP प्लस क्या? प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबको कवर कर रही हो प्लस प्रॉफिट को भी कवर कर रही हो। अभी थोड़ी देर पहले आप यही लिख रहे थे, थोड़ी देर पहले आपने यही तो लिखा था सेलिंग प्राइस इतनी होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर करे प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी कवर करे प्लस प्रॉफिट को भी कवर करे। तो ये सब जब कवर होगा तभी तो निकालेंगे आप ये आंसर। अब सुनो, पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले पहले मैं आपसे ना कुछ सवाल करूं। डन? लिख लिया सबने? डन? फैस कर लिया? मीन्स टोटल कॉस्ट कवर करे। यस, टोटल कॉस्ट कवर करनी है हमेशा। सर डन है? मेरी एक बात सुने सर, पहले तो बोर्ड देखें गौर से। इफ वी डू द कैलकुलेशंस इन दिस वे वी आर इन प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम है। 1125 यूनिट्स है ना हमारे total? जी 1125 यूनिट्स है, लिखा हुआ है ना बिजनेस हैज प्रोड्यूस 1125 यूनिट्स। सुना मेरी बात? मैंने एक बात कही फातिमा, उसमें एक प्रॉब्लम नहीं आई जैन? एक प्रॉब्लम है। सुनो भाई यहाँ देखो, गौर से देखो और मेरी बात सुनो। लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, टोयोटा करोला, क्या मैं सारी गाड़ियां जो भी प्रोड्यूस करता हूँ उसको डिवाइडेड बाय ओवरहेड्स कर दूं? क्या सबकी कॉस्ट सेम है? फॉर्च्यूनर पे तो ज्यादा पैसे लगे होंगे ना, लैंड क्रूजर पे उससे 10 पैसे लगे होंगे। लैंड क्रूजर तो बनने में ज्यादा टाइम लगा होगा। लेकिन अगर मैं सबकी कॉस्ट का टोटल निकाल के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दूं तो सर सब पे एक ही टाइप के ओवरहेड चले जाएंगे ना। ये तो प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ में? अगर आपको ये प्रॉब्लम पिकअप हो गया ना, आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का ना टेबल समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट है उसमें एक यूनिट ज्यादा देर तक काम करता है और एक डिपार्टमेंट है उसमें एक यूनिट जल्दी निकल जाता है बन के। जवाब दें कॉस्ट किसकी ज्यादा होनी चाहिए? जो ज्यादा देर रुके या कम देर रुके?
कॉस्ट उसकी ज़्यादा होनी चाहिए जो ज़्यादा देर रुके। सर दोबारा बोलें, सुने। एक डिपार्टमेंट है असेंबलिंग डिपार्टमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। जवाब दें, फॉर्च्यूनर में ज़्यादा टाइम लगेगा असेंबल में या टोयोटा करोला में? फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें असेंबली बहुत ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं? माउंट करेंगे स्टीयरिंग को, सेंसर्स लगाएंगे, डैशबोर्ड लगाएंगे, जो भी है ऑटोमेशन भी है, लेकिन फिर भी टाइम ज़्यादा किस में लगेगा? फॉर्च्यूनर में। जिस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगता है कॉस्ट भी उसकी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। यहाँ ऐसा हो रहा है? यहाँ तो आप बस डिवाइड करके यूनिट से कॉस्ट निकाल ले। आ रही है बात समझ में? तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब है ये वाला मेथड, ये वाला तरीका जो हमने स्टार्ट किया ये सही नहीं है। मेरी बात समझ में आई? ये वाली बात सही नहीं है। इसको हमें और मॉडिफाई करना चाहिए। जब हम इसे मॉडिफाई करने गए तो फिर हमें कुछ बात और समझ में आएगी, वो तो मैं कराता हूँ आपको भी। लेकिन पहले तो मैं आपको एक बिजनेस की एक कमाल की बात बताऊं, क्योंकि मैंने सालों बिजनेस पढ़ा है। तो मैं आपको ना एक बिजनेस की एक बात बताऊं। आपको शायद मेरी बात सुन के हैरानगी हो, लेकिन है सही आपके कोर्स में। सुनिए, आपको ये पता है सर, आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? आप सबसे पहले क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको सिखाना है, सबसे पहले आप क्या निकालते हैं सर? सेल्स, है ना? सेल्स में से बताइए क्या माइनस करते हैं सर आप? कॉग्स। कॉग्स को जब आप माइनस करते हैं तो जवाब दीजिए आपके पास क्या बचता है सर? जीपी बचता है ना? जीपी। जीपी को बेटा वैल्यू एडेड कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ है बिजनेस में। वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड, 10 दफा वैल्यू ऐड पढ़ते हो आप बिजनेस में, उसको कहते हैं जीपी। सर क्यों? वैल्यू एडेड दो काम करता है ना, आपके मजीद एक्सपेंसेस को कवर करता है और आपको प्रॉफिट देता है। यही दो काम करता है ना। तो सर मैंने ये लिखा कि सर जीपी जो है ना वो आपका वैल्यू एडेड है, ये आपकी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है। फिर सर उसमें से आपने क्या माइनस किया? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माइनस किया तो सर जवाब दीजिए आपके पास फाइनली क्या आंसर आया? आपके पास फाइनली आंसर आया प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो सर ये जो वैल्यू ऐड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जवाब दें, वैल्यू ऐड से पहले पहले कौन सी कॉस्ट? वैल्यू ऐड से पहले पहले कौन सी कॉस्ट? प्रोडक्शन। वैल्यू ऐड के बाद कौन सी कॉस्ट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आ गई मेरी बात समझ? कॉपी कर लें सर इसको। पहले कौन सी? कम होगा ना ऐसा? क्यों होगा ऐसा? गिव मी वन नेम। मैं दे सकता हूँ, शायद तुम ना दे पाओ लेकिन मैं दे दूंगा। कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाती हो। अच्छा एक बनाती होगी तो वेरिएंट भी बनाती होगी। फिर बात वही हो गई, किस वेरिएंट पे ज़्यादा पैसे लगे तो उससे ज़्यादा खर्चा आएगा। बोलो ना बोलो, एक प्रोडक्ट कौन सी बनाते हैं? वाकई में ऐसी प्रोडक्ट ज़रूर निकलेगी। ऐसी तो कोई कंपनी होगी दुनिया में जो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती होगी। हैरान हो गए ना? सोच में भी नहीं आ रही है बात। इसका मतलब है कॉमन रूल ये है। हाँ दोबारा बोले बोले। किसी चूज की कंपनी है, अपन सारे सिर्फ स्लाइस बनाते हैं फॉर सपोज, नहीं एग्जाम्पल उसके मत लिए दो, तो ये वाला मुझे एक रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जाम्पल दो। कोई भी दुनिया की कंपनी कभी भी एक प्रोडक्ट बनाना चाहेगी या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाना चाहेगी? तो मल्टीपल पे करते हैं ना यान का। कॉपी कर लें सर, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूं। सर अकाउंट्स के मॉड्स की डेट्स क्या हैं? मॉक्स की हाइब्रो की बात कर रहे हो यार? जी फ्राइडे से ना स्टार्ट आपका पेपर। फ्राइडे को। जी जी। तुम लोग का हफ्ते को है? P2 हफ्ते को है। अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ यार, वैसे तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बिला वजह रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। बेटा दूसरे वाले सेक्शन से कंफर्म कर लो, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, तो जो नहीं पढ़ी हुई वो छोड़ देना। अच्छा, ठीक है? ओके सर, ओके। डन है भाई। फिर आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लीजिएगा उसकी, और वहाँ पे काम को खत्म कर दीजिएगा। कल क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। अब आप